नमस्कार, मैं अनामिका श्री पूर्णिया लाइव क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आइए आज एक नए शीर्षक के साथ मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ। आज के पाठ का नाम है सर्वनाम और व्याकरण का यह पाठ नवम, दसम, 11वीं और 12वीं चारों वर्गों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। सभी बच्चे, आपसे जो मैं हर रोज़ बोलती हूँ कि आप सभी एक कॉपी ले लें, क्योंकि कंटेंट हमारा सीमित होता है और इसे मैं विस्तृत रूप में बताती हूँ। तो कुछ चीज़ जो मैं बताते रहूँगी उसे आप लिख लिया करें, ताकि परीक्षा के लिए वो एक आपके पास नोट बन जाए, कुंजी रहे आपके पास, ताकि आप उसे कम समय में उल्टा करके देख लें तो आपका बढ़िया से रिवीजन हो जाए। आइए पाठ शुरू करती हूँ। आज के पाठ के शीर्षक का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम समझते हो? संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आप ये परिभाषा आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, लेकिन कभी कभी होता क्या है तो ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि संज्ञा, आप संसार के हर एक नाम को संज्ञा कहते हैं। सारे नामों को संज्ञा कहा जाता है, जो मैंने कल के पाठ में पढ़ाया था। और उसी संज्ञा के जगह पे कभी कभी होता क्या है तो आप एक ही व्यक्ति को बार बार संबोधन कर करके बुलाते हैं, तो वह सुनने में भी विचित्र लगता है। राम यहाँ आओ, राम खाना खा लो, राम तुम नहीं गए, राम तुम खाओगे, राम तुम पढ़े, राम तुम्हारे लिए मैं ये लाई हूँ। ऐसे राम 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 ऐसे करके आप जब किसी को संबोधित करते हैं तो ये आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है और ये व्याकरणिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो इसी कारण से संज्ञा के स्थान पे कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जिसे सर्वनाम कहते हैं, और उससे क्या हो जाता है तो आपको संबोधन करने में भी आसानी हो जाती है और बार बार आपको नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है, और साथ साथ वह आपको सहज और सुंदर भी लगते रहता है। तो यहाँ देखिए, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले पदों को सर्वनाम कहते हैं। तो चूंकि पद इसलिए लिखा गया है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि अभी तुरंत मैम शब्द कह रही थी, तुरंत पद क्यों कह रही है। पद इसलिए कहा गया क्योंकि लड़का होगा तो वह लिखेंगे, एक व्यक्ति होगा तो मैं, और बहुत सारे लोग होंगे तो हम। आप वचन और लिंग के अनुसार सर्वनाम का भी प्रयोग करते हैं, तो वह व्याकरणिक जो नियम कानून है उसमें वो बंधा हुआ होता है, इसीलिए यहाँ पद का इस्तेमाल किया गया। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले पदों को सर्वनाम कहते हैं। आपको समझ में आ गई बात, शब्द के जगह पे पद क्यों आया? शब्द के जगह पे पद आने का बस यही कारण है कि जैसा लिंग उस तरह के क्या होते हैं, सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। अगर स्त्रीलिंग है वह, अगर एक वचन है तो मैं, अगर बहुवचन है तो हम। अगर आप देख रहे हैं कि जिस तरह के भी लिंग आ रहे हैं उस तरह के सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। जिस तरह के वचन, जैसे जिस संख्या में लोग रह रहे हैं उस तरह के सर्वनाम प्रयोग में आते हैं। तो इसीलिए यहाँ शब्द नहीं लिख करके मैंने पद को संकलित किया। जैसे वह, वे, मैं, हम, तुम, कोई, कुछ, उसे, उसने आदि, ये सारे हमारे क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं। मतलब किसी भी नाम के जगह पे जब हम किसी दूसरे शब्द को प्रयुक्त करते हैं तो वह सर्वनाम शब्द होता है। ठीक है, वह क्या होता है, सर्वनाम शब्द होता है। और सर्वनाम शब्द जब भी होगा तो वह पद कहलाता है, क्योंकि व्याकरणिक जो नियम कानून है उसमें बंधा हुआ होता है, इसीलिए। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? कुल 6 भेद हैं। 6 में से आपको पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये मुँह जबानी होना चाहिए। पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध, ऐसे आप याद कर लेंगे हाथ पर कि सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्न, ये सर्वनाम के 6 भेद हो गए।
आगे एक एक भेदों को देखेंगे और उन भेदों के उदाहरण से उसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए करते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बात समझ में आई? नहीं? तो फिर से ध्यान से सुनिए। बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके बारे में कुछ कहा जाए। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं और मैं बात कर रही हूँ हमारे हेडमास्टर सर के बारे में। तो मैं, आप सुनने वाले और तीसरे व्यक्ति जो हमारे हो गए वे हेडमास्टर साहब। ठीक, तो हम तीनों के बीच बात हो रही है। तो तीन तरह के लोग आए, एक तो बोलने वाले, दूसरे सुनने वाले और तीसरे जिनके बारे में बात हो रही है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए करते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। मैं अनामिका श्री, मेरे जगह पे अनामिका श्री के जगह पे क्या डालें? मैं। और आप सभी छात्र छात्राओं का कुछ ना कुछ नाम होगा, तो आपके लिए आप लोग मैंने प्रयोग किया और हमारे जो तीसरे व्यक्ति हैं उनके लिए मैं उन्हें करके मैं संबोधित कर रही हूँ। तो मैं, आप लोग, उन्हें, ये सारे क्या हो गए? बोलने वाले, सुनने वाले, जिनके बारे में बात हो रही है। तो इन तीनों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन तीनों संज्ञा शब्दों के स्थान पे जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है वह कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आ गई बात? मैं, हम जब भी होगा तो मैं का बहुवचन हम, वह का बहुवचन वे, तुम लोग बहुवचन। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि बोलने वाले, सुनने वाले और जिनके बारे में बात हो रही है उनके बारे में जहाँ बात होगी उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम तो समझ गए? तीन कौन कौन? बोलने वाले लोग के लिए, सुनने वाले के लिए और जिनके बारे में बात हो रही है उनके नामों के जगह पे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं: उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये तीन हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये तीन भेद हो गए। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा एक एक करके। उत्तम पुरुष, अब यहाँ जो उसमें परिभाषा में बताया गया कि बोलने वाले, सुनने वाले और जिनके बारे में बात हो रही है उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वह पुरुषवाचक कहलाता है। तो पुरुषवाचक का तीन भेद हो गया। तो उसी भेदों में से आपको क्या हुआ? बोलने वाला जो हो गया वह उत्तम पुरुष हो गया। तो परिभाषा है, बोलने या लिखने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, बोलने वाला या लिखने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बोलने वाले के लिए या लिखने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमने, हमें, मेरा, हमारा, ये सारे जो हैं ये उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गए, क्योंकि ये आप प्रयोग में जब लाते हैं तो आप बोलने वाले होते हैं या लिखने वाले होते हैं। बोलने वाले और लिखने वाले को उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं और उसका उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए एक एक करके अगर दिखा दिया जाए। हम कल मेला देखने गए थे। अब आइए बोर्ड पे, तो यहाँ देखिए कि हम कल मेला देखने गए थे। उपर्युक्त वाक्यों में हम जो है, यहाँ हम जो दिया हुआ है, हम सर्वनाम शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, बोलने वाले के लिए हम कल मेला गए थे। तो आप बता रहे हैं ना, आप बोलिएगा कि मैम हम लोग कल मेला गए थे इसलिए एब्सेंट थे। ठीक है, तो ये जो आप बोल रहे हैं तो अपने लिए हम का प्रयोग किए तो वह क्या हो गया? उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गया। मैंने दूध पी लिया, मैं अपने लिए कह रही हूँ, मेरे नाम के जगह पे मैं नाम नहीं बोल रही हूँ, उसके जगह पे प्रयोग मैंने क्या किया? मैंने।
तो बोल रही हूँ मैं, तो मैंने अपने जगह पे मैंने दूध पी लिया। तो यहाँ देखिए हम और मैंने जो है वह सर्वनाम शब्द बोलने वाले अपने लिए प्रयोग में लाते हैं, अतः ये उत्तम पुरुष सर्वनाम हुआ। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम कैसे याद रखेंगे? बोलने वाले या लिखने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। आइए दूसरा है आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम। दूसरा, बोलने वाले या लिखने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने या पढ़ने वाले के लिए करता है। आप बोल रहे हैं और मैं बोल रही हूँ, मैं आपके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का, चूंकि आप सुन रहे हैं ना, तो मैं आपके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूँगी वह होगा मध्यम पुरुष सर्वनाम। समझ में आई बात? बोलने वाला उत्तम पुरुष सर्वनाम, सुनने वाला मध्यम पुरुष सर्वनाम। कोई समस्या नहीं? तो मैं बोलने वाली हूँ, मैं आपके लिए, सुनने वाले के लिए, आप तो सुनने वाले हुए, तो आपके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगी वह होगा मध्यम पुरुष सर्वनाम। देख रहे हैं ना आप? कोई समस्या नहीं? आप संक्षेप में ये समझिए, बोलने वाले लिखने वाले के लिए जिनका प्रयोग करेंगे जिन सर्वनाम शब्दों का वह उत्तम पुरुष, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे या पढ़ने वाले के लिए उन्हें कहेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो यहाँ देखिए दो उदाहरण मैंने रखा है। तुम कहाँ जा रहे हो? आप पानी पी लीजिए। यहाँ दिए गए वाक्यों में तुम और आप जो है ये सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाया गया है। सुन रहा है जो, उन्हीं से पूछ रही हूँ ना, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये हो गया आपका यहाँ पर मध्यम पुरुष सर्वनाम। समझ गए? अब है तीसरा भेद जो है वह है अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम बोलने या लिखने वाला स्वयं को तथा सुनने या पढ़ने वाले को छोड़कर, आप छोड़ दीजिए, बोलने वाले को छोड़ दीजिए, सुनने वाले को छोड़ दीजिए, तीसरे किसी व्यक्ति के बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं। तो वो जो तीसरा व्यक्ति है जिसके विषय में बात हो रही है वह है क्या? अन्य पुरुष सर्वनाम। बात समझ में आई? मैं बोल रही हूँ, मेरे बारे में छोड़ दीजिए, बोलने वाले के बारे में छोड़ दीजिए, आप सुन रहे हैं तो आपके बारे में भी छोड़ दिए, हम दोनों मिलकर के किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। वो जो तीसरा व्यक्ति है उसके लिए जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। जैसे वह, वे, उनका, उनकी, उसे, यह है क्या? अन्य पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। वे कल हमारे घर आए थे। किनके बारे में बात हो रही है? जो आए थे। ना आपके बारे में बात हो रही है ना मेरे बारे में बात हो रही है, जो आए थे उनके बारे में बात हो रही है। वे कल घर आए थे, तो उनके बारे में ये अन्य पुरुष सर्वनाम के उदाहरण है। वे, उसके घर, एक घर लिखा हुआ है, यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसके घर एक पालतू बिल्ली है। क्या है? एक पालतू बिल्ली है। तो ये जो पालतू बिल्ली है तो उसके घर, यहाँ आप किसके बारे में, ना मेरे बारे में बात हो रही है ना आपके बारे में, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, तो उसके, यहाँ उसके जो है वह आपका क्या है? किसी तीसरे व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, उनके लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अब आ जाए आप सर्वनाम के दूसरे भेद की ओर। दूसरा भेद जो है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम नाम से ही स्पष्ट है, निश्चित होगा, कोई अनिश्चितता की बात नहीं हो रही है, निश्चित होगा। ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का जो निश्चितता का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी घटना के निश्चितता का बोध कराने के लिए हो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है? कोई व्यक्ति, मानिए आपके गेट पे कोई व्यक्ति आया, ठीक, तो कोई व्यक्ति आया अगर, तो आपको मालूम नहीं है तो आप क्या बोलते हैं? कोई आया। तो इससे निश्चितता का बोध नहीं हुआ। लेकिन आप जब कहते हैं कि वह आया, तो निश्चित है कि वह आया, आप उसे पहचान रहे हैं, आप निश्चित है यह चीज़। ठीक है? तो वह आया, तो और अगर मैं कहूँ कि यह मेरी कलम है तो निश्चित है कि यह कलम जो है वह मेरी है। ठीक है? तो यह और वह जो है वह निश्चित
निश्चितता का बोध कराता है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। कलम के जगह पे मैं बोल रही हूँ यह मेरी है, ठीक। तो कलम संज्ञा है और इसके जगह पे मैंने क्या डाला, यह। तो यह जो है संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हुआ तो सर्वनाम कहलाया। और किस प्रकार का सर्वनाम, तो निश्चितता का बोध करा रहा है। ये निश्चित है कि यह मेरी है, तो ये निश्चितता का बोध करा रहा है, तो यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर मैं थोड़ी दूर रखी हुई है, वहाँ एक रखी हुई है किताब, तो मैं कहूँ वह किताब मेरी है। ये निश्चित है कि वहाँ किताब है और वह मेरी है, ठीक है, वह मेरी है, मैं पहचान रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आंख बंद है या दरवाज़ा बंद है उसके पीछे की बात हो रही है, तब तो निश्चितता नहीं आएगी ना। तो इसीलिए अगर निश्चितता का बोध कराने के लिए किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ 2 उदाहरण दिया हुआ है। ये मेरे मित्र हैं, मित्र आपके सामने में दिख रहे हैं, तो ये मेरे मित्र हैं। ये जो है वह क्या है, ये जो है वह क्या है, तो निश्चितता का बोध करा रहा है। यह राम का घर है, घर बहुत सारा है लेकिन आप किसी एक घर को निश्चित रूप से बताते हैं, यह घर जो है वह राम का है, ठीक, यह घर राम का है। तो ये जो यह बता रहे हैं ना, यह निश्चितता का बोध करा रहा है। यहाँ ये और यह जो है वह निश्चय पूर्वक बता रहा है, संकेत कर रहा है कि ये मित्र और घर जो है वह निश्चित है कि इनका ही है। ये मेरे मित्र हैं तो निश्चित है कि ये मेरे मित्र हैं। घर जो निश्चित है कि यह घर किसका है, राम का है। तो यह किसको दर्शा रहा है, निश्चितता को दिखा रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे देखिए, तीसरे जो भेद है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया और दूसरा है अनिश्चय। अ मतलब नकारात्मकता का बोध करा रहा है। तो आप तो बढ़िया से समझ रहे होंगे कि अ मतलब नकारात्मकता का बोध कराने वाला जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो अ न को दिखा रहा है, तो इसीलिए यहाँ निश्चय में अ लगा, मतलब जो निश्चित नहीं हो, जो निश्चित नहीं हो। जब सर्वनाम शब्द द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता है तब उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो गया, जब किसी सर्वनाम शब्द द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक। निश्चित व्यक्ति वस्तु का के स्थान पे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, जैसे मैंने अभी तुरंत बताया कि मानिए दरवाज़ा बंद है तो बाहर कोई आए हैं, तो आपके पापा पूछते हैं आपसे कि बेटा कौन आए, तो आप बोलते हैं क्या, पापा कोई आए हैं। तो आपको नहीं मालूम है कि कौन आए, तो आप बोलते हैं पापा कोई आए हैं। तो ये जो कोई बताते हो ना, मतलब निश्चित नहीं है, आपकी जानकारी में है ही नहीं ये बात, आपके पास ये निश्चित नहीं है कि कौन आया, तो कोई आया है। आप मान लीजिए आपसे मम्मी आपकी पूछी खाना में क्या खाओगे, निश्चित नहीं है आपका, तो आप कहते कुछ बना दीजिए। तो ये जो कुछ बोले ना, कुछ बना दीजिए मतलब निश्चित नहीं है। कोई आया है मतलब कोई निश्चित नहीं है, और कुछ बना दीजिए मतलब कुछ निश्चित नहीं है। तो ये जो कोई और कुछ हो गया, ये आपका हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी का, कोई ना कोई, किसका मतलब किसकी कलम है, किसकी कलम है, निश्चित नहीं है, किसी की कलम हो सकती है। आप मान लीजिए यहाँ कोई बैग छूट जाए तो आप बोलिए किसी का बैग छूट गया, ठीक, तो ये निश्चित नहीं है किसका छूटा, ठीक। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे अनिश्चितता का बोध हो, मतलब निश्चित नहीं है, ऐसी बातों का बोध हो, तो वहाँ क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ गई बात। तो यहाँ उदाहरण जो दिया हुआ है, किसी के पैसे गिर गए हैं, आपको नहीं मालूम है किसके पैसे गिर गए हैं, तो यहाँ अनिश्चितता का बोध हो रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कोई अनिश्चितता का बोध करा रहा है, और किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है तो वह सर्वनाम कहलाएगा, और सर्वनाम के भेद में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। अब आ जाइए चौथे भेद की ओर चलते हैं। चौथा भेद जो है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट है, संबंध, संबंध मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा होगा, जब भी होगा तो एक दूसरे के साथ जुड़ा होगा। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए,
शब्दों का एक दूसरे से संबंध प्रकट करे। ठीक है, एक दूसरे से ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर के एक शब्द का दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ उदाहरण है, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जितना उतना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। मतलब परिश्रम और सफलता, इन दोनों के बीच संबंध कौन जोड़ रहा है? तो जो, वह। ठीक है, जो और वह जो है वह संबंध जोड़ रहा है वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्दों के साथ। तो जब आप किसी सर्वनाम शब्दों को क्या करेंगे, देखेंगे कि वाक्य में वह एक शब्द का संबंध दूसरे शब्दों के साथ स्थापित कर रहा है, तो वह क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी क्या कर रहा है? ये वाक्य में लाठी और भैंस के बीच संबंध जोड़ रहा है, और यह क्या कहलाया? संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम जब भी होंगे तो वह एक जोड़े में होंगे और संबंध जोड़ते हुए ही दिखेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितना पढ़ोगे उतना फल पाओगे, उतना अच्छा रिजल्ट पाओगे, उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ उपर्युक्त बातों में जिसकी उसकी तथा जो वह शब्द आए हैं, जो शब्दों के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब जो है आपका पांचवा भेद, वह है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही आसान है, आप सभी जान रहे होंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही स्पष्ट है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु के विषय में प्रश्न पूछे जाने के लिए किया जाए, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु के बारे में प्रश्न पूछे जाने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। और यहाँ आपको उदाहरण दिया हुआ है, जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, जितने भी प्रश्न सूचक शब्द हैं, उसे यहाँ पर रख दिया गया। कौन, क्या, किसने, किसे, कहाँ, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है, आप पूछते हैं कौन आया है, ठीक, तो यहाँ आप प्रश्न पूछते हैं कौन आया है, आपको एक जानकारी लेनी है तो आप पूछते हैं। तो यहाँ आप किसी व्यक्ति के लिए ये कौन का प्रयोग किए हैं, तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाए। और सर्वनाम के किस भेद में आ रहा है, तो प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो यहाँ क्यों का प्रयोग हुआ, उससे पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है, यह आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। आप कौन बोल रहे हैं, पता नहीं है कि आगे वाला कौन है, ठीक, तो उनके लिए, व्यक्ति के लिए आप पूछ रहे हैं कौन बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये सर्वनाम शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आपका इसके बाद है कुछ बातें हैं जिसे मैं बताना चाहूँगी कि प्रायः कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या शब्द का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी कौन पूछेगा कोई, तो वह प्राणी के लिए ही, मतलब सजीव रहेगा, ठीक, और क्या जब भी कोई शब्द में लगेगा तो वह वस्तुओं के लिए किया जाएगा। समझ में आ गई बात, ये थोड़ा सा जानना जरूरी था, इसीलिए मैंने इसे यहाँ संकलित किया। छठा जो है वह है भेद निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब क्या होता है, निज मतलब होता है अपना, ठीक, तो इस सर्वनाम शब्द से जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता हो, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना। यहाँ देखिए उदाहरण में भी आपको दिखेगा, अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही, मतलब अपना काम स्वयं करना चाहिए, मतलब अपने आप, मतलब खुद से करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हो गया ये क्या, निजवाचक सर्वनाम। माँ, मैं अपने आप खा लूँगा, क्या करूँगा, खा लूँगा, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं खुद से खा लूँगा। अपने आप खा लूँगा मतलब निजता का बोध करा रहा है, मैं खुद से खा लूँगा। तो ये जो सर्वनाम शब्द है ना, इसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम।
यहाँ स्वयं और अपने आप शब्द से पता चल रहा है कि कर्ता क्या कर रहा है, कर्ता इसका प्रयोग अपने लिए कर रहा है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम हो गया। ये आपका था छठा भेद। और छठा भेद के बाद आपके मैं एक बार फिर से बता दूं कि इस कक्षा में आप जो अहम चीज़ सीखे वह था आपका क्या सब, तो सर्वनाम। सर्वनाम में मैंने पद का प्रयोग किया क्योंकि वह संज्ञा के लिंग वचन कारक के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो आप पद को वहाँ पर ध्यान से रखेंगे, इसमें आपका कोई संशय नहीं होना चाहिए कि क्यों मैंने पद का प्रयोग किया। जब आप संज्ञा जिस प्रकार का रहेगा उसी तरह के क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हुए, तो सर्वनाम के 6 भेद हुए। और पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भेद 3 भेद हुए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाले को या लिखने वाले को, मध्यम पुरुष सुनने वाले को, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है। समझ में आ गई बात, समझ गए ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात हो रही है, उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा उसे पुरुषवाचक सर्वनाम करेंगे। समझ में आ गई। अब पुरुषवाचक के कितने भेद, तो 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। समझ में आ गई बात। अब दूसरा जो है वह है आपका निश्चयवाचक। तो ध्यान रखिएगा, निश्चितता का बोध कराने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आपका ये चीज़ तय है कि ये जो कलम है वह मेरी है, तो मेरी यह जो है यह मेरी है। तो यह जो बोल रहे हैं ना, तो आपको पता है कि ये कलम मेरी है, इसीलिए आप कह रहे हैं यह मेरी है, ठीक, यह कलम मेरी है। तो ये जो आप निश्चितता का बोध करा रहे हैं, या दूर रखा रहे तो उसके लिए आप वह का प्रयोग करते हैं, वह घर राम का है। तो आप वहाँ बता रहे हैं कि बहुत सारे घर हैं, उसमें से आप किसी एक को निश्चित करके बता रहे हैं वह घर राम का है। तो यह और वह, ये और वे किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। अब तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब आपका निश्चित नहीं होगा तो वहाँ अनिश्चित होगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो गया, आपके सामने नहीं हो, आपसे दूर हो, आपसे वह चीज़ क्या हो, ओझल रहे, ठीक। तो आप नहीं जानते हैं, आप उसके बारे में निश्चित नहीं है, तो उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई आया है, कुछ खा लेंगे, ठीक, वो शादी के लिए क्या पहनोगे, कुछ पहन लेंगे, इस तरह से बात करते हो ना, तो वह क्या हो गया, अनिश्चितता का बोध कराएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक आप समझ ही गए हैं। और संबंधवाचक वाक्य में जब भी आप संबंधवाचक का काम ही है वाक्य में एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द के साथ जोड़ने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आई बात। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी लाठी और भैंस के बीच क्या करता है, संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। अब जो है निज का अर्थ ही होता है अपना। तो ध्यान रखिएगा, अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खुद पढ़ा लूँगी, अब मैं खुद पढ़ लूँगी, तो मैंने अपने लिए रखा कि खुद मैं स्वयं खाना बनाती हूँ, किसी नौकर को नहीं रखी हुई हूँ, ठीक है, किसी कुक को नहीं रखी हुई हूँ, तो वो मैं स्वयं खाना पकाती हूँ। तो ये जो मैंने अपने लिए रखा स्वयं, खुद या अपना, तो अब मैं अपने आप चली जाती हूँ, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मुझे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैंने अपने लिए रखा अपने आप, यह क्या है, निजता का बोध कराता है, निजवाचक सर्वनाम। आज की कक्षा में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे बढ़िया से समझे होंगे और इसका पुनः इसे आप दोहराते रहेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कक्षा में।